हेलो। तो तैयार हो जाइए जी सब लोग, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए। आज हम लोग पढ़ेंगे रोले का प्रमेय, माध्यमान प्रमेय और प्रश्नावली 5.8। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं सीधे। हम समझेंगे रोले का प्रमेय। ये बात हमें अच्छे से पता है कि आप लोगों को इस प्रमेय ने खूब जम के परेशान किया होगा, जम के एकदम। एक्चुअल में प्रमेय परेशान नहीं किया, क्योंकि ये है बड़ी आसान। एक्चुअल में ये लिखी गई किताब की जो परिभाषा है, किताब में जो दी गई भाषा है, वो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा और इसी को समझने में आप लोग काफी कठिनाई महसूस कर रहे होंगे। आइए आज उसी का निवारण करते हैं हम। रोले महोदय, रोले एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। उन्होंने अवकलन से रिलेटेड एक बड़ी कमाल की चीज देखी, बड़ी कमाल की चीज, और उसी को उन्होंने प्रमेय में दे दिया, जिसे हम बोलते हैं रोले का प्रमेय। देखिए वो क्या कहते हैं, सिंपल सी बात है। रोले कहते हैं कि मान लो आपके पास कौन फलन है एफ एक्स। अब वो एफ एक्स हो, एफ टी हो, एफ वाई हो, किसी में हो से क्या लेन देन, बस कौन फलन है। मान लो थोड़ी देर के लिए कि फलन है एक्स स्क्वायर प्लस 4। ऐसा कौन फलन है, तो ऐसा फलन होगा तो इसका कुछ ग्राफ भी होगा। हाँ सर, इसका ग्राफ भी होगा, होगा ना इसका ग्राफ। हाँ सर होगा, पक्का होगा। मान लो कि इसका ग्राफ जो है, मान लो थोड़ी देर के लिए इसका ग्राफ कि कुछ इस तरह का ग्राफ है इसका, ऐसे लगभग लगभग ऐसा ही होगा इसका ग्राफ। ठीक, इस तरह का ग्राफ है इसका, ध्यान से। कह रहा है कि ये जो फलन है एफ, ए से बी तक, ये जो बड़े कोष्टक है, बड़ा कोष्टक में ए बी लिखा है, इसका मतलब हुआ कि ए से लेके बी तक, बड़े कोष्टक में ये होता है, इसको बोलते हैं समवृत अंतराल। जो ये बताता है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, मतलब इस बिंदु से, इस संख्या से लेकर इस संख्या तक, यही होता है 2r, यानी रियल नंबर। रियल नंबर समवृत अंतराल ए से लेके बी में संतत, और विवृत अंतराल ए से बी के बीच। ये छोटे कोष्टक का मतलब होता है कि ए से बी के बीच, मतलब ए और बी आप नहीं ले सकते हो। ए से बड़े जितने नंबर है ले लो, और बी से छोटे जितने नंबर है ले लो। इन दोनों के बीच में जितने नंबर आएंगे ले सकते हो, पर ए और बी को नहीं ले सकते हो। यही होता है इसका अर्थ, और कुछ नहीं इसमें। में अवकलनीय हो और एफ ए बराबर हो एफ बी। रोले कहते हैं कि कौन फलन है आपके पास जो मान लो कि ए से बी तक में वो संतत हो। मतलब मान लो कि हाई पॉइंट ए है और हाई पॉइंट क्या है, बी है। तो देखो तो यहां से यहां तक की क्या है, संतत है कि नहीं है। हाँ सर, यानी इनका सर प्रमेय तभी सत्य है जब संतत है। हाँ भाई, वो कह रहे हैं कि संतत होना चाहिए, संतत होना चाहिए। मैंने कहते हैं कि ऐसा फलन लो जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक संतत हो। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या हो, संतत हो। पॉइंट कुछ भी हो सकता है, हम ए बी देखकर परेशान हो जाते हैं। जैसे मान लो कि ये -4 है और मान लो कि ये थोड़ी देर के लिए 3 है, कि -4 और 3 के बीच में ही संतत है। कुछ भी 2 और 5 के बीच में संतत है, 10 और 15 के बीच में संतत है। ओ हो, समझ गए सर, समझ गए। दो नंबर है ना, और उस नंबर तक हमारा जो ग्राफ है वो एकदम क्या है, संतत है। कोई अवरोध नहीं है उसमें, उस फलन में संतत है एकदम। और कह रहा है कि अंतराल इसमें अवकलनीय है, और हाँ अवकलनीय भी, यानी कि उसका अवकलन हो सकता है उसके बीच वाले नंबरों के लिए। ठीक है सर, ये देखो ये तो अवकलनीय भी होगा पक्का। बहुपद है जी, अवकलनीय काहे नहीं होगा। मैंने जो एग्जांपल लिया हमने आपको समझाने के लिए। और कह रहे हैं हाँ ये बात ध्यान रहे कि एफ ए बराबर हो एफ बी, यानी ऐसे दो पॉइंट चुनना है, ऐसे दो पॉइंट आपको चुनना है जहां पर फलन के मान समान आते हो। यही इंपॉर्टेंट है। फलन संतत है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, फलन अवकलनीय है इस पॉइंट के बीच में, लेकिन इस पॉइंट पर जितना फलन का मान होना चाहिए, इस पॉइंट पर भी फलन का मान उतना ही होना चाहिए। इन्होंने ये कहा एफ ए बराबर एफ बी। तो ऐसे सिचुएशन में अब देखो इसके लिए ना होगा, ये मत कहने लगना कि इसके लिए होगा, नहीं होगा। यहाँ आप 4 ले लो तो हो जाएगा। 4 ले लो, देखो 4 चौके 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा जे, 16 और 4 20। माइनस का वर्ग प्लस होता है ना, यहाँ भी करोगे तो सेम ही आ जाएगा। तो इन दोनों पर ये बात सही हो जाएगी। ठीक है सर, यानी कि ऐसा दो पॉइंट लेना है जिस पर फलन के मान समान आते। हाँ, तो फिर उन्होंने कहा तो वो जो ए और बी लिए हो उसके बीच में कहीं ना कहीं ऐसा बिंदु जरूर होगा, कहीं ना कहीं ऐसा बिंदु जरूर होगा जिसके लिए एफ डैश सी का मान, यहां क्या लिखे हैं सी,
तो मतलब वो बिंदु, मतलब वो मान, उस मान के लिए उसके डी बाई डी एक्स का मान का होगा 0 होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि इन दोनों नंबरों के बीच में कोनो ना कोनो एगो नंबर जरूर होगा जो इस फलन के डी बाई डी एक्स को 0 कर देता हो। शून्यक, शून्यक पता है ना, 10वीं में पढ़ोगे आप लोग, शून्यक मतलब शून्य में बदल देता है। तो इसके डी बाई डी एक्स का शून्यक इसी के बीच में होगा, इसी ए और बी के बीच में होगा, इसी ए और बी के, ए और बी ग्राफ मत लिखने लगा, ए और बी मतलब -4 और 4 के बीच में। जैसे -4 और 4 के बीच में क्या आएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, सब आएगा। और भी नंबर आएंगे ऐसे थोड़े, और भी 4.5 आएंगे, नहीं सॉरी 4.5 नहीं आएंगे, 3.5 आएंगे, 3.6, 3.9, 3.99999 सब आएंगे। तो कह रहे कि इसके बीच में कोई ना कोई कम से कम एगो नंबर जरूर होगा जो डी बाई डी एक्स को 0 कर देगा, जो इसके डी बाई डी एक्स को क्या कर देगा, 0 कर, फलन को नहीं, डी बाई डी एक्स को 0 करेगा, उसके डी बाई डी एक्स को 0 करेगा, एफ डैश सी मतलब उसके डी बाई डी एक्स को क्या कर देगा, 0 कर देगा। इसके बीच में कोई ना कोई एक नंबर होगा, यही कहे थे बस रोले जी। आइए इसको ग्राफ की मदद से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आइए, बड़ी कमाल की चीज है, ध्यान से देखिए आप लोग। मान लीजिए कि कोई भी है, बस मान लीजिए किसी का ग्राफ इसी तरह से है, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है। थोड़ी देर के लिए मान लो, घबराओ मत, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है। और इस पॉइंट पर यह बात पता चल गया कि इस पॉइंट पर मान क्या है, बराबर है। तो रोले यही कह रहे हैं कि उसके बीच में कोनो ना कोनो ऐसा पॉइंट जरूर होगा, उस नंबरों के बीच में, ए और बी के बीच में कोई ना कोई ऐसा नंबर जरूर होगा जिसके लिए इसके डी बाई डी एक्स का मान 0 होगा। अब एक बात बताते हैं हम आप लोगों को, आप लोग शायद ये बात 11th में पढ़े होंगे कि अगर डी बाई डी एक्स का मान 0 हुआ किसी पॉइंट पर, तो इसका अर्थ यही होता है कि उस पॉइंट पर ग्राफ का ढाल 0 है, ग्राफ का ढाल ही नहीं है, 0 है। तो यानी रोले हमें यह भी बताना चाह रहे हैं कि अगर आपने कोई दो बिंदु ऐसा लिया है जिस पर फलन का मान बराबर है, उस संतत भी है फलन और वो अवकलनीय भी है, तो ऐसे सिचुएशन में उन दोनों मानों के बीच में जितने भी ग्राफ आपके इन्वॉल्व हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां पर ढाल 0 होगा, जहां पर ढाल का हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे इसके बीच में यहाँ ढाल क्या है, देखो तो इस वाले पॉइंट पर ढाल क्या है, ऐसे अगर स्पर्श रेखा खींचे तो ढाल का आ जाएगा, ऐसे ग्राफ सीधा नहीं है, ठीक है, ढाल का हो जाएगा एकदम 0 हो जाएगा। ग्राफ थोड़ा सा तिरछा बना हुआ है, यहां पर भी ऐसा कोई ना कोई पॉइंट देखिए, यहाँ पर ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा देखिए, इस पर अगर मैं स्पर्श रेखा खींचे तो ढाल क्या आ गया, 0 आ गया। ओ सर रोले ये बता रहे हैं ना कि मतलब अगर ऐसा हुआ किसी फलन के ग्राफ में कि दो पॉइंट पर मान तुम्हारा बराबर है और फलन संतत है, उन बिंदुओं के बीच जो है अवकलनीय भी है, तो ऐसे सिचुएशन में उन दोनों बिंदुओं के बीच कोई ऐसा बिंदु जरूर होगा जहां ढाल 0 हो जाएगा, तभी तो डी बाई डी एक्स का मान 0 होगा। समझ में आया, समझ में आया। इस बात को अब हम लोग जांच करेंगे, और जांच करने वक्त हमें बस इसी बात का ध्यान रखना है कि जौन बिंदु पर डी बाई डी एक्स का मान 0 हुआ, यानी एफ डैश एक्स का मान 0 हुआ, वो ए और बी के बीच में ही होगा, बस ए और बी के बीच में ही होगा। अब आइए कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल, कुछ इसी से रिलेटेड सवाल इससे रिलेटेड सवाल कि सर वो कह रहे हैं कि दो बिंदु के बीच कोई ऐसा बिंदु जरूर होगा जहां डी बाई डी एक्स का मान 0 होगा, जिसका तात्पर्य सर यह हुआ कि ढाल 0 होगा। पर सर बहुत ऐसा ग्राफ तो ऐसा भी होता है ना जहां सर ढाल 0 होगा नहीं करेगा। वाह, बहुत चौड़ा हो रहे हो आप लोग, सही सही सवाल किया आप लोगों ने कि बहुत ऐसे ग्राफ होते हैं जी जिनका ढाल कभी भी 0 नहीं होगा, कहीं पर 0 नहीं होगा, किसी पॉइंट पर 0 नहीं होगा। आइए लो, ये एक रैखिक समीकरण का, एक रैखिक बहुपद का बोल सकते हैं ग्राफ है, इसका ढाल कहीं भी 0 नहीं हो सकता है, कहीं भी 0 नहीं हो सकता है। रुक जाओ थोड़ा देखो ध्यान से, रोले क्या कहते हैं, रोले ढाल कर रहे ना कि 0, इसका ढाल 0 नहीं होगा। तो याद रखना कि अगर ढाल 0 नहीं है, मतलब डी बाई डी एक्स 0 नहीं है, तो ये बात भी कभी सही नहीं हो सकती है कि उसमें कोई ऐसा पॉइंट दुग होगा जहां पर फलन का मान बराबर हो जाए। इसमें कोई ऐसा पॉइंट दुग बता दो जहां पर इसका मान बराबर आ जाए, कोई ऐसा पॉइंट बता दो ना। जानते रैखिक बहुपद, जैसे एफ एक्स बराबर
इस तरह का है, जैसे मान लो कि कह दिया जाए 2x 4x ऐसे कर का है ये। हालांकि जरूर नहीं कि ये इसी का है, नहीं है, ये 2x का नहीं है, लेकिन आपको समझा रहे हैं हम। अब बताइए कि इसका कोई भी ऐसा नंबर होगा क्या दूगो जिस पर फलन का मान समान आ जाए? जैसे जैसे आप मान चेंज करोगे इसका मान भी चेंज होते जाएगा। तो जब दूगो ऐसा कोई पॉइंटे नहीं है जहां पर फलन का मान सेम आ जाए, तो फिर ये भी बात नहीं हो सकती है। अगर ये बात है तो ये बात पक्का होगी। समझ रहे हैं आप लोग? हो समझ गए सर, समझ गए सर। अगर देखो इसमें कोई भी ऐसा बिंदु नहीं होगा, यहाँ रखोगे अलग मान, यहाँ रखोगे अलग, यहाँ रखोगे अलग, सब बिंदु पर अलग अलग मान आएगा। कोई ऐसा दो बिंदु नहीं है जहां पर फलन का मान समान आ जाए। तो फिर ढाल का सवाल ही नहीं उठता है कि ढाल 0 आ जाए। और जहां पर दो पॉइंट मिल गया कि फलन का मान बराबर है, तो उसके बीच में कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट होगा जहां पर ढाल 0 होगा। यही रोले बता रहे हैं हमें, और यही बात हम लोग नहीं समझ पाते हैं। चलो, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा कि रोले क्या कहते हैं। अब इस पर सवाल ना, इस पर सवाल करते हैं, लेते हैं उदाहरण, ले लेते हैं उदाहरण किताब का, उदाहरण नंबर 42 करते हैं। प्रश्नावली भी करेंगे, टेंशन ना लीजिए, पर पहले अच्छे समझ लेते हैं, मजा आ जाएगा एकदम अच्छे से। उदाहरण 42 कर फलन fx बराबर x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2 के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए जब a बराबर -2 तथा b बराबर 2 है। a बराबर क्या है जी? -2, और b बराबर क्या है? 2 है। यानी इस अंतराल में, इस अंतराल में बोले थे ना कि रोले का प्रमेय तभी लगेगा जब इन दोनों के लिए, इन दोनों पर फलन का मान समान हो, क्योंकि ऐसा होने पर ही कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां ढाल 0 हो जाए। ढाल 0 होने का मतलब d/dx का जाए 0 आ जाए। तो देखो अब हमें इसको बनाने के रिस्पेक्ट में समझना है कि बनाएंगे कैसे। देखिए बनाएंगे ऐसे कि जो 3 शर्त दिया था पहले, यह कि इस समवृत्त अंतराल में क्या है? संतत है। विपरीत अंतराल में क्या अवकलनीय है, और एफ ए बराबर है बी। पहले इस बात को हम लोग मेंशन कर लेंगे कि ऐसा है। देखो वो बहुपद है, और बहुपद हमेशा ही संतत और अवकलनीय होता है। तो ये बात तो यहीं पर खत्म हो गई कि संतत और अवकलनीय है, क्योंकि ये क्या है? बहुपद है। दिमाग में डाल लीजिए ये बात कि अगर बहुपद है तो संतत और अवकलनीय होगा ही होगा, हर एक बिंदु पर होता है लोलो। तो इस बिंदु की सवाल ही नहीं उठता है। अब हाँ, ये मान हम लोग रख लेंगे इसमें, देखेंगे कि पक्का बराबर ही आएगा। अरे बराबर होगा तभी तो सवाल दिया है ना, ठीक है, तो बराबर आएगा। अब बराबर इन 3 बातें ये हो गई। उसके बाद हमें इस अंतराल में ऐसा सी है जहां पर एफ डैश सी का मान का होगा 0 होगा। तो हम क्या करेंगे? इसका निकालेंगे d/dx, जहां x से वहां रख देंगे c बराबर रखेंगे 0 ना। अब देखेंगे c का मान कितना आ रहा है। जो भी c का मान आएगा वो पक्का से इन दोनों के बीच में होगा, पक्का से इन दोनों के बीच में होगा। जैसे इसके बीच में आएगा ये बात साबित हो जाएगा कि रोले सही थे। रोले जो है एकदम सही थे। अरे भाई सही है थे वो, पर करना तो पड़ेगा। चलो जी, तो ये दिया हमारे पास, लिखेंगे चूंकि fx बराबर x स्क्वायर प्लस 2 एक बहुपद है, एक बहुपद है, इसलिए ये किसी भी अंतराल में, कौन अंतराल हो, हालांकि फिर भी लिख लेंगे हम लोग, इसलिए यह अंतराल। देखिए अब समवृत्त हम नहीं लिखेंगे क्योंकि बड़े कोष्ठक का मतलब ही वही होता है। बड़े कोष्ठक का मतलब होता है कि ए से लेकर बी तक, उसको बोलते हैं समवृत्त अंतराल। अंतराल ए से बी तक में संतत तथा, बस आप लोग लिख लीजिएगा ये बात, अंतराल ए बी में अवकलनीय है। कोई भी चीज टफ नहीं है, बस एक बार दिमाग में छप जाए, समझ में आ जाए। क्यों कहा हमने ये बात? सर बहुपद है, और बहुपद हमेशा ही होता है, तो इसलिए बोल दिया हमने। क्योंकि बहुपद है तो ये बात हम कह देंगे कि इस अंतराल में संतत है तथा इस अंतराल में क्या है? अवकलनीय है। अब f -2 बराबर एफ ए, मतलब f -2 बराबर -2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 दूनी के 4 और प्लस 2 कितना जाएगा जी? 6, तथा
F2 बराबर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 दूने के 4 और प्लस 2 यानी 6, ये भी दोनों बराबर है। यानी तीन जो शर्त थे वो पुष्टि कर लिए हम लोगों ने, और अब जांच चलेगा। लिखेंगे यहां F -2 बराबर है F2, यानी तीनों शर्त संतत भी है, अवकलनीय भी है, और FA बराबर है FB। तीनों शर्त फॉलो हो गए, तो अब कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ, हमारे तीनों शर्त फॉलो हुए, तो उस A और B के बीच में एगो C जरूर बैठा होगा। एगो C का होगा, जरूर बैठा होगा। जॉन तुम्हारे d/dx को 0 करता होगा। चलो भाई देखते हैं d/dx करते ना, करो 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 करो। F डैश x बराबर फलन ना, F डैश x बराबर करो, पावर नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा जी 2x। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा। क्या कहा था कि F डैश C ले लो, ले लो C, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसी पर बढ़ जाओ, F डैश x की जगह पे C, तो x की जगह पे C करोगे तो इधर भी C हो जाएगा। अब इतना के बराबर में क्या लेना होगा, 0 लेना होगा, और 0 लेकर जो भी C का मान आएगा वो देखना होगा कि इसके बीच में है कि नहीं, और होगा ही होगा, क्योंकि ऐसा रो लेकर आ रहे हैं। लिखेंगे F डैश C बराबर 0 लेने पर, क्यों ले रहे हैं, ताकि हम रोले के प्रमेय को देख सके, जांच सके कि सही में C जो है उसके बीचों में तो आ रहा है ना, कि रोले जी गलत थे, सही निकल दिए कुछ भी बोल के। तो चलो जी ले लो, इसके बराबर 0 लेने पर क्या हो जाएगा, 2C बराबर 0। देखो 2C, इसके बदले का लेना है थी 0 लेना है ना। F डैश का मान कितना है 2C, F डैश C का मान कितना जी 2C बराबर 0 का, ये भी सर समझाने वाली बात है। बट्टा में 0/2, तो कितना हो जाएगा 0। अब आप ही बताओ कि 0 जो है इन दोनों के बीच में ही आता है कि नहीं आता है। हाँ सर, तो उसी के बीच में रहता है। बीच का मतलब ये कभी मत समझिएगा, ये बिल्कुल नहीं बोल रहे कि एकदम एक्यूरेट ही बीच होगा, बस उसके बीच में कहीं ना कहीं हो। ठीक है, ये होता है, हालांकि तो एक्यूरेट बीच में है। लिखेंगे यहाँ 0 बिलोंग्स टू -2 2, छोटा कोष्टक ही लिखना, ठीक है, छोटा ही कोष्टक लिखना आप लोग प्लीज। तो 0 जो इसी से क्या करता है, बिलोंग करता है, अतः रोले का प्रमेय सत्यापित होता है। चलो, तो हमने तो अपना पूरा एफर्ट डाला आपको समझाने के लिए ना, थोड़ा सा गंभीर गंभीर शब्दों का प्रयोग कर दिया आज हमने, माफ करना इसके लिए। कभी आसान करते तो बुरा लगता है कि ज्यादा आसान कर दे रहे हैं, तो कुछ लोगों को बुरा लग जाए कि कितना सरल सरल शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। खैर छोड़ो ना, सबको देख के चलना है। तो ये हो गया जी रोले का प्रमेय, और ये हो गया आपके पास एग्जाम्पल एक, उदाहरण नंबर 42। उम्मीद करते हैं कि बात आप लोगों को समझ में आया होगा। कैसे बनाएंगे जी, पहले ये बात तो हमें लिख लेना होगा अगर बहुपद होगा, कि चूंकि ये बहुपद है इसलिए इस अंतराल में, बड़े कोष्ठक वाले में, यानी समृद्ध अंतराल में संतत होगा, और विपरीत अंतराल में क्या होगा, अवकलनीय होगा। फिर हम दोनों का मान निकालेंगे, जो भी बिंदु दिया रहेगा, जो भी हमारे ए और बी का मान दिया रहेगा वो दोनों सेम ही आएगा, बस यहाँ लिख देंगे कि ये क्या है, बराबर है। अब एफ डैश एक्स निकालेंगे, अब बस एक्स की जगह बस सी रख दीजिएगा, और उसके बराबर 0 रखिएगा, और जो भी सी का मान आएगा वो देख लीजिएगा इसके बीच में है कि नहीं, और पक्का है। यही बात रोले कह रहे थे कि इसके बीच में ही सी होगा, जिसके लिए ये 0 होगा, तो उसी के बीच में आ गया। चलिए, तो अब आगे समझते हैं हम लोग, अब आगे समझते हैं रोले के प्रमेय का ही एक विस्तारित रूप है, कह सकते हैं बढ़िया रूप है, बढ़िया रूप है इसी का, और अच्छे से समझाया गया, वो है माध्यमान प्रमेय, उसको बोलते हैं माध्यमान प्रमेय। तो आप लोग इसे नोट कर लो, हम मिटाते हैं माध्यमान प्रमेय, समझाते हैं आप लोगों को। चलो, तो तैयार हो जाओ आप लोग ना मध्यमान प्रमेय समझने के लिए। हेडिंग लगाते हैं, लिखेंगे सवाल पूछे गए हैं इन दोनों से, माध्यमान प्रमेय रोले के प्रमेय का ही समझ जाओ कि बढ़िया रूप है वो, उससे और बेहतरीन बना दिया गया रोले के प्रमेय को ही।
मध्यमान प्रमेय कहते हैं इसको, मध्यमान प्रमेय। इस प्रमेय में क्या कहा जाता है, आप लोग सुनिएगा ध्यान से, लिख देते हैं पहले, उसे आप लोग लिख लीजिएगा। यदि किताब में थोड़ा सा अलग है, हम आपको आसान करने के लिए ऐसे लिखते हैं, यदि f यानी f यानी कोई फलन, यदि फलन f a से b तक टू r, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, समवृत्त अंतराल a से b टू r यानी रियल नंबर तक। अरे कोई फलन है, छोड़ो गोली मारी, नहीं समझ आ रहा, गोली मारो, कोनो फलन है, कोनो बहुपद है या किसी तरह का बस फलन है, साइन थीटा कॉस किसी तरह का फलन है, ठीक, बस फलन है। अंतराल वही बात लिखना है, फिर काहे मिटा दिए ना, वही लिख देते, खैर छोड़ो। अंतराल ए बी, ये कौन अंतराल है पता ना, समवृत्त अंतराल। अब नहीं लिख रहा, समझा दिया आप लोगों को। अंतराल में संतत तथा अंतराल, अब ये विपरीत अंतराल होगा, जिसका अर्थ होता है कि उसके बीच, ये नहीं ले सकते हम लोग, ए और बी नहीं ले सकते, उसके बीच में अवकलनीय है, ऐसा है। इतनी बात उन्होंने भी रखी थी शर्त कि इस अंतराल में संतत होना चाहिए और इस अंतराल में क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। रोले ने क्या कहा था कि एफ ए बराबर एफ बी भी होना चाहिए, पर ये वो बात नहीं कहेंगे। अब ये कहेंगे, सुनिएगा ध्यान से, अगर इसमें अति है तो कहते हैं कि तब तो अंतराल ए बी में एक ऐसे सी का अस्तित्व होगा, सी का मतलब कोई नंबर, कंफ्यूज मत होइएगा, बीच में है, मतलब ये जैसे 10 है, ये मान लीजिए 25 है, तो उसके बीच में कोई ऐसा सी होगा, उसके बीच में कोई ऐसा नंबर होगा, सी का अस्तित्व होगा कि एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए हो। सर ये क्या हो गया, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ना दिमाग एक बार शांत रखो, आराम से, पहले लंबी लंबी सांस लो, लंबी लंबी सांस लो, इसको देख के बहुराओ मत आप लोग, लंबी लंबी सांस लो, हम पे यकीन रखो, हम समझा देंगे आपको। मध्यमान प्रमेय में हमको यह बताया गया है कि मान लो कौनो आपके पास फलन है, कौनो फलन है, कौनो फलन है, मान लो जो किसी दो नंबरों के बीच में संतत है, देखो ये संतत तो है, संतत का मतलब बीच में कोनो अवरोध ना हो, तो इसको बोलते हैं संतत। तो मान लीजिए कोई दो नंबरों के बीच में, कोई दो नंबरों के बीच में वो जो फलन है वो क्या है, संतत है, कहीं पर उसका ग्राफ ब्रेक नहीं किया है, कहीं अवरोध नहीं आया उसके ग्राफ में, हाँ सर संतत है, और उनके बीच में वो अवकलनीय भी है, उनके बीच में क्या है जी, अवकलनीय भी, उनका अवकलन भी संभव उनके बीच में। तो इन दोनों ही नंबरों के बीच में, इन दोनों ही नंबरों है, ये सारे नंबर है, ये एक्स वाले ना सारे नंबर है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो इन दोनों नंबरों के बीच में ऐसा कौन ना कौन नंबर जो इसे घुड़की मार के बैठा होगा, जिसके लिए अवकलन का मान, यानी अगर वो मान उसके अवकलन में पुट कर दोगे, यानी उसके डी बाई डी एक्स में अगर वो मान पुट कर दोगे तो बराबर आएगा एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए के। नहीं समझे? समझे भी कैसे आप लोग, बहुत जटिल जो है समझ रहे हो आप लोग, रुको 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 रुको, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये बात तो समझ में आ रहा है, ये ए है, ये क्या है बी, तो कह दिया गया कि एक फलन है जो ए और बी के लिए जो है, मतलब इन दोनों अंतरालों के लिए संतत और अवकलनीय है, ठीक है सर, संतत और अवकलनीय तो समझ गए। तो कहा जा रहा है ना कि इसी दो नंबरों के बीच में एगो ऐसा सी जरूर होगा, चलो उल्टा समझाते हैं, समझाते हैं आपको, ए और बी, ठीक है, यही था ना, हाँ सर यही था, यही विलन बना हुआ दिमाग खराब कर रहा है आप लोगों को, ठीक। तो कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं, ये जो मध्यमान प्रमेय कहा जा रहा है कि अगर आप एफ बी निकालोगे और उसमें से एफ ए निकाल दोगे, इसको भाग दे दोगे बी माइनस ए से, तो इसका मान जो भी आएगा
अगर उसको तुम अपने डी बाई डी एक्स के बराबर रखोगे, डी बाई डी एक्स के क्या करोगे, बराबर रखोगे, और फिर x के जगह पे c कर दोगे, तो जो भी c का मान आएगा वो a और b के बीच में होगा। सर पीछे वाला ही ठीक था। अब देखो ये कहोगे तो हमें भी बुरा लगेगा, जैसे समझ जाओ। मतलब ये कहा जा रहा है ना, इस प्रमेय में कहा जा रहा है कि इस दोनों नंबरों के बीच में ऐसा कोनो ना कोनो नंबर c जरूर होगा, कोनो ना कोनो नंबर इसके बीच में जरूर ऐसा होगा जिसके लिए इतना मान होगा, जो रखने पर, यानी रखने पर किसमें, डी बाई डी एक्स में रखेंगे तो वो इसके कहा जाएगा, बराबर आ जाएगा। चलो समझ गए होगे शायद आप लोग, अभी भी नहीं समझे होगे तो एक सवाल करेंगे ना तो चमक जाओगे आप लोग, चमक जाओगे। सर आप बोल रहे थे कि सर रोले के प्रमेय का ये थी विस्तारण है, तो सर कैसे रोले के प्रमेय का ये विस्तारण है? अच्छा देखो, रोले के प्रमेय में एक और शर्त क्या मेंशन कर दिया जाता है कि एफ ए बराबर का हो एफ बी, एफ ए बराबर का हो एफ बी। अगर सोचो कि दोनों बराबर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो फिर देखो एफ डैश सी बराबर जीरो बट्टा कुछ भी तो क्या होगा, जीरो। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं सर रोले का प्रमेय? अगर एफ ए बराबर एफ बी कर दोगे, दोनों बराबर कर दो ना, तो दोनों घट के क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो बटा कुछ भी होगा जीरो, यानी एफ डैश सी का मान क्या आएगा, जीरो। इन कहने का मतलब हुआ कि सी यानी कि जो एफ डैश हमारे डी बाई डी एक्स को जो भी जीरो करेगा वो उसके बीच में होगा। समझ में आ रहा होगा? यानी इसका अर्थ हुआ कि इसका मान जो भी होगा, इसका मान जो भी होगा एफ बी माइनस एफ ए, और जो एफ डैश में अगर हम मान रखेंगे सी एक्स के जगह पर, तो जो भी वो सी आएगा वो क्या होगा, ए और बी के बीच में ही होगा पक्का। यही बात मध्यमान प्रमेय कहता है। चलो बिठाते हैं इसको, एक सवाल करते हैं ना, अपने आप चमक जाएगा आपको। देखते हैं कोई उदाहरण। चलिए तो मध्यमान प्रमेय से कोई सवाल ले लेते हैं फटाक से। अंतराल उदाहरण नंबर 43, उदाहरण 43। क्या दिया ध्यान से देखिएगा, आएगा समझ में, पक्का आएगा एकदम। अब एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर हुआ पैसा वापस। अरे पैसा वापस सर समझ में नहीं है, पैसा वापस। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और हमारे पास जो अंतराल दिया है, अंतराल दिया है, ठीक है, अंतराल लिख लो, ये भी लिख लो उसको। चलो अंतराल लिख लेते हैं, अंतराल 2 4, 2 4, जी हाँ ये चीज दिया है। ठीक, देखिए ये तो है कोई बहुपद, बहुपद है तो प्रत्येक बिंदु पर संतत और अवकलनीय होगा, तो फिर किसी भी अंतराल में तो हम लिखेंगे चूंकि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक बहुपदीय फलन है। इसलिए यह अंतराल ए बी में संतत तथा अंतराल ए बी में अवकलनीय होगा। ठीक है, इसके लिए बस दो ही शर्त रखा गया है कि इस अंतराल में, मतलब संवृत अंतराल में संतत हो और विपरीत अंतराल में क्या हो, अवकलनीय हो। तो इस अंतराल तो हम ये कर लिए ना, अंतराल तो हो गया। अब हमें क्या करना होगा, इसका डैश निकालना होगा, उस पर सी रखना होगा और ये मान निकालना होगा। चलो ठीक है, तो काम करते हैं, ये मान निकाल लेते हैं पहले, ये मान निकालते हैं, उसके बाद सी का मान निकालेंगे, चाहे सीधे सीधे ये लिख देते हैं कोई बात नहीं है। यहाँ जाते हैं मध्यमान प्रमेय के लिए, चलो सीधे लिख लो एफ डैश सी। अब चाहते तो इसका मान पहले निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है,
कोई क्या करे, दिक्कत नहीं है, पहले एफ एफ ए बी निकालो ना, ठीक रहेगा। माफ करना इस चीज के लिए, लिखते हैं एफ ए यानी कि 2 रखो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 4, तथा एफ 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 16। अब आ जाओ मध्यमान प्रमेय के लिए एफ डैश सी क्या कहता है कि एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। आगे बढ़ जाइए, एफ डैश सी यानी आपका जो डैश तो कितना हो जाएगा जी, इसका डैश कीजिए तो सर 2x होगा, पर ये सी कहा रहा है तो क्या हो जाएगा 2c। कंफ्यूज नहीं ना आप लोग, नहीं सर डी बाई डी एक्स करेंगे रफ में, जो भी आएगा x की जगह पर c कर देंगे, हो गया। एफ बी कितना है जी, एफ बी 16 माइनस एफ ए कितना है जी 4 बट्टा बी माइनस ए, बी कितना है 4, ए कितना है 2। आगे बढ़ जाते हैं तो कितना हो जाएगा 2c बराबर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा जी 2, यहाँ हो जाएगा कितना 2, तो 2 छके 12, यानी आगे बढ़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 2c बराबर 6, तो 3 6, इसलिए c का मान कितना आएगा जी, इसलिए c का मान आ गया 3। क्या कहा था माध्यमान प्रमेय में, क्या कहा गया था कि जो भी c आएगा वो उस अंतराल के बीच में ही कहीं ना कहीं होगा। देखो 2 और 4 के बीच में ही 3 होता है, हाँ सर लिखेंगे यहाँ 3 जो है वो बिलोंग करता है किससे, 2 4 से, यहाँ या अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित होता है, क्योंकि मध्यमान प्रमेय यही तो कह रहा था कि इसके बीच में कोई ना कोई ऐसा सी जरूर होगा, इसमें मतलब इन दोनों के बीच में ऐसा सी कोई ना कोई जरूर होगा जिसके लिए एफ डैश सी का मान इसके बराबर हो। यानी कह सकते हैं कि जिस सी के लिए एफ डैश सी का मान इसके बराबर होगा वो सी इसके बीच में आएगा। इसको ऐसे समझ जाओगे तो शायद और अच्छा लगेगा, जिस सी के लिए यानी जिस मान के लिए इसके एफ डैश सी का मान इसके बराबर होगा वो मान इसके बीच में होगा। देखो उसके बीच में जा रहा है, नोट कर लीजिए फटाफट आप लोग। चलिए तो मिटाते हैं इसको, करते हैं लो जी अब प्रश्नावली। कुछ सवाल है, कुछ सवाल तो बड़ी बढ़िया बढ़िया है, बोर्ड में पूछे भी जा सकते हैं आप लोग से, जैसे इस पर आधारित सवाल, रोले के प्रमेय पर आधारित, मध्यमान प्रमेय पर। ठीक, कुछ नहीं समझिए, देखिए आपको क्या करना होता है ना, सी का मान ज्ञात करना है दोनों में। ठीक है, दिए गए शर्त पर सी का मान ज्ञात कीजिए और वो सी जो है उस अंतराल के बीच में ही आएगा, जैसे ही आएगा ये बात साबित हो जाएगा। तो ज़्यादा इसको गंभीरता से मत लीजिए, ज़्यादा इसके भाषा शैली पर मत जाइए, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, बस आप ये समझिएगा कि हमें सी का मान निकालना है दिए गए शर्त पर। जैसे रोले का होगा तो एफ डैश सी बराबर 0 ना, एफ डैश निकालिए, निकाल करके सी रख दीजिए वहाँ पर बराबर 0, सी का मान जो भी आएगा उसके बीच में आएगा। और अगर माध्यमान पर में होगा तो वो चीज़ याद रखिएगा, और उसके लिए सी का मान जो भी आएगा वो बीच में ही आएगा। ठीक, चलिए तो चलते हैं, यही काम हम लोग सवाल में करेंगे भी। प्रश्नावली भाई अच्छा से लिखा जाए, 5.8 इस चैप्टर का ये आखिरी प्रश्नावली है। ठीक है, करते हैं। पहला सवाल आप लोग किताब लेकर बैठ जाइए, अन्यथा तो सवाल तो हम नहीं लिख पाएंगे, पर आपको बता देंगे क्या कह रहा है। देखिए पहला सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, आप लोग चाहे तो इसे कर सकते हो। फलन आपको दे दिया है और रोले का प्रमेय सत्यापित करना है जी दिए गए अंतराल पे। अरे आराम से हो जाए, क्या टेंशन ले रहे हैं। दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 हो गया, और यहां पर कह रहा है कि x बिलोंग टू, x जो है बिलोंग करता है -4 2 से, यानी हमारे पास अंतराल है। इसी अंतराल के लिए हमें साबित करना है रोले का प्रमेय। बच्चों का खेल का है सब, कह सकते हैं बच्चों का खेल। देखिए क्या है जी, बहुपद है तो लिख देंगे, सीधे सीधे लिखेंगे, चूंकि
फलन सीधे लिख लो, ये नहीं लिखने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे चूंकि एफ एक्स एक बहुपदीय फलन है। लिख लिया, बराबर लिख सकते हो एफ एक्स बराबर इतना एक बहुपदीय फलन है, या सीधे लिख दो एफ एक्स एक बहुपदीय फलन है। इसलिए ये बात यहीं पर हो गया, इसलिए यह अंतराल, इसलिए यह अंतराल बढ़ के कोष्टक वाला संवृत अंतराल में संतत तथा छोटे के कोष्टक वाला विवृत अंतराल में अवकलनीय होगा। लेकिन रोले में केवल इतना ही नहीं चाहिए, हमें यह भी चाहिए कि इस फलन का मान जो है पहले वाले पॉइंट पर और दूसरे वाले पॉइंट पर बराबर, यानी एफ ए बराबर एफ बी। इसके लिए जितना फलन का मान होना चाहिए उसके लिए उतना ही होना चाहिए, तभी हम रोले का प्रमेय लगा सकते हैं। और आएगा ही जी, सत्यापित जो करना है तो शर्त तो दिया ही होगा, नहीं तो दिया ही नहीं जाए तो फिर सत्यापित का खाक करेंगे हम लोग। चलो एफ -4 का स्क्वायर प्लस 2 गुना -4 -8, देखिए तो कितना होगा, 4 चौके 16 -8 -8, ये तो हो रहा है जी 0 0 हो गया, ठीक है सर। तथा f 2 रख लीजिए जी, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना x का मान 2 -8, 2 दूने के 4, 2 दूने के 4 -8, 4 4 8 8 में सट गया 0, फिर 0 आ गया जी, दोनों बराबर है। हाँ, तो 3 शर्त जो दिए थे वो क्या हो गए, पूरे हो गए कि नहीं हो गए। लिखेंगे यहाँ f -4 बराबर है f2, तो संतत भी है, अवकलनीय भी है, और एफ ए बराबर है एफ बी। तो वो जो 3 शर्त थे वो तो फॉलो हो गए। अब ये 3 शर्त अगर हैं तो फिर एक ऐसा सी जरूर बैठा होगा इन दोनों के बिचवा में, इन दोनों के बीच में एक ऐसा सी जरूर होगा जिसके लिए हमारे डी बाई डी एक्स, यानी इस फलन के डी बाई डी एक्स का मान का हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो चलिए जी करते हैं, अब डी बाई डी एक्स किया जाए, यहाँ लिख देते हैं, आ जाइए, लिखेंगे अब एफ डैश एक्स बराबर एफ डैश एक्स 2x प्लस 2, ठीक है। तो आगे बढ़ जाइए इसको लेकर के, तो एफ डैश सी, x के जगह पर c कर लिया तो यहाँ भी कर लीजिए c, 2c प्लस 2। अब इसके बदले में 0 लिखना होगा, लिखेंगे एफ डैश सी बराबर 0 लेने पर, ताकि हम देख सके कि किसके लिए 0 आ रहा है, कौन है वो जो c का मान जो 0 कर रहा है। तो लीजिए इसके बदले का लेना है जी, 0 लेना है, तो ये हो गया हमारा 2c प्लस 2 बराबर 0। आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 2c बराबर, ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, 2 से 2 कैंसिल, एक मर्त में, इसलिए c का मान का आएगा जी -1। अब ये देखना होगा कि ये -1 उसके बीच में है, होगा ही जी। देखिए -4 और 2 के कहीं ना कहीं बीच में ही, बीच का मतलब एक्यूरेट बीच नहीं होता है, बताए ना आप लोगों को, तो बिल्कुल इसी के बीच में आएगा -1। हाँ सर, इसी के बीच में आएगा, ठीक। लिखेंगे यहाँ -1 बिलोंग टू -4 2, -1 जो है -1 वो क्या है, इससे बिलोंग करता है, अतः रोले का प्रमेय सत्यापित होता है। हो गया, प्रूव्ड हो गया ना, सत्यापित हो गया जी। नोट कर लीजिए फटाफट, कितने सवाल है जी, 6 करेंगे, सब करेंगे, बिल्कुल आसान है। आपको उस सी को देखना था ध्यान से कि सी कितना आ रहा है, और जो भी सी आएगा उसके बीच में आएगा, जैसे ही आएगा बात साबित हो जाएगी। चलिए दूसरा कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या रोले का प्रमेय निम्नलिखित उदाहरणों निम्नलिखित फलनों के लिए किन किन पर लागू होता है।
किन किन पर लागू होगा भाई? देखिए, कभी भी रोले का प्रमेय तभी लागू होगा जब ये तीन चीजें फॉलो हो जाए। इस अंतराल में संतत हो, इस अंतराल में अवकलनीय हो, साथ में ये दोनों बराबर होने चाहिए। इसमें से अगर कोई भी एक नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो एक ही बात अगर हम ये कह दिए, एक और बात दिखा दिए कि संतत नहीं है या अवकलनीय नहीं है या ये बराबर नहीं है, तो फिर बात साबित हो जाएगा तुरंत। एक काफी है, एक काफी है बेटा इसको, क्योंकि तीनों रहेगा तभी हम रोले का प्रमेय लगा सकते हैं ना। तो दूसरे में तीन सवाल है हमारे पास, देने को तुमको एक कारण दे दें काफी होगा, पर कहोगे आप लो तो तीनों लिख देंगे हम। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 दिया है, चेक करना है हमें यह कि यहां रोले का प्रमेय लगेगा कि नहीं लगेगा। एफ एक्स बराबर महत्तम पूर्णांक में दिया जी, महत्तम पूर्णांक वाला फलन, यानी एफ एक्स जो है एक महत्तम पूर्णांक फलन है। पता है ना महत्तम पूर्णांक फलन का होता है, क्या होता है पता है आपको? जैसे यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि एफ एक्स में अगर आपसे कहा जाए कि एफ 5.4, तो ये जानते हो केवल आपको पूर्णांक देगा। और कौन पूर्णांक देगा? अगर वो पूर्णांक नहीं तो उसके जस्ट पहले वाला पूर्णांक दे देगा, जस्ट उसके पहले वाला जो सबसे बड़ा होगा वो पूर्णांक देगा। तो 5.4 से पहले कौन बड़ा से बड़ा पूर्णांक मिलेगा? तो 5। उस तरह से एफ अगर 5.2 भी कहा जाए तो उसके लिए भी समझ जाओ कि आपका जो मान होगा वो कितना होगा जी? 5 होगा। क्या लग रहा है, संतत है यह? ना सर ये कहाँ से संतत होगा सर, इसका ग्राफ तो ब्रेक करते जाएगा। आपको ये बात हम पीछे भी समझाए होंगे कि महत्तम पूर्णांक फलन जो है संतत नहीं होता है, ना ही वो अवकलनीय होता है। और अंतराल अगर दिया हो तो फिर यहाँ अंतराल दिया है, देखो ना x जो है कह रहा है कि वो बिलोंग कर रहा है, x जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे? 5 9 से। तीसरा चीज तो ये भी हो जाएगा कि अगर यहाँ 5 रखे तो 5 मिलेगा, 9 रखेंगे तो 9 मिलेगा। 5 तो पूर्णांक है ना, तो पूर्णांक दे देगा, वहीं दे देगा, वहीं दे देगा। अगर पूर्णांक हो जाएगा तो सेम आपको दे देगा, ये बात आपको कई बार बताया है। तो ये बराबर भी नहीं है, तीनों में से कोई भी हम लिख देना तो चलेगा, और तीनों भी लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कहीं तो एक भी लिख दो काफी है, एक भी लिख दो तो काफी है। चलो लिखते हैं, लिखेंगे चूंकि एफ एक्स एक महत्तम पूर्णांक फलन है, एफ एक्स जो है क्या है? महत्तम पूर्णांक फलन है, इसलिए यह ना तो संतत ना ही अवकलनीय होगा। बस इतना भी लिख दे तो काफी हो गया। क्या जरूरत है, क्योंकि ये काफी है, तीनों शर्त में से कोई भी एक शर्त नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा रोले का प्रमेय। अब कुछ लोग तीनों बता देते हैं, पता नहीं कहा है भाई, एक काफी है। एक रीजन दे दिया हमने कि चूंकि महत्तम पूर्णांक फलन है तो ना तो संतत है ना अवकलनीय है, खाली बोल देते नहीं भी कि संतत नहीं है तो वो काफी है, क्योंकि एक ही कोनो शर्त नहीं लगा तो नहीं होगा, वो रोले का प्रमेय यहाँ लागू नहीं हो सकता है। अतः यहाँ रोले का प्रमेय लागू नहीं हो सकता। हो गया। दूसरा, दूसरा भी महत्तम पूर्णांक फलन है। अब क्या अगर बना लो इस तरह से, लिख लो वही बात, दूसरा हम नहीं बताने वाले हैं, खाली चेंज कर दिया, तुम्हें बतिया लिख लेना होगा, फिर क्या दिक्कत है। देखिए ये बिल्कुल मत सोचिएगा आप लोग कि सर कई लोग तो बताएंगे या कई जगहों पर ये चीज लिखा रहता है कि F5 भी निकाले F9 भी, वो भी बराबर नहीं है। अच्छा एक बात बताओ कि रोले का प्रमेय कब लगेगा? जब तीनों शर्त अप्लाई होगा। अगर उसमें से कोई भी एक शर्त गायब है तो काफी है ना ये बात कि नहीं लगेगा। तो काहे के लिए तीनों करे, करना है कर लो, हमें क्या दिक्कत है। दूसरे में भी यही चीज लिख लो आप लोग फटाक से, क्योंकि दूसरा भी वही है, महत्तम पूर्णांक फलन ही है। तीसरा हम आपको बताते हैं, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तीसरा
एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर x जो है 1 2 दिया है, 1 2। देखो है तो बहुपद, है तो बहुपद, तो बहुपद है तो संतत भी होगा और कलनीय भी होगा। बहुपद है तो संतत भी होगा कलनीय, तो वो वाला शर्त तो पूरा कर लिया। अब एक शर्त पूरा कर ले बस ना, कि एफ ए बराबर हो जाए एफ बी, एफ ए बराबर हो जाए एफ बी। पर क्या ऐसा होगा, देखना होगा ना, देखना होगा। कोई एक कारण दे देंगे हम अगर नहीं है तो, कोई एक कारण दे देंगे हम अगर नहीं है तो। पहले यही चेक कर लेते, अगर नहीं होगा ना तो यही कारण दे देंगे, कोई जरूरत ना है वो लिखने की। अगर नहीं है तो एक कारण काफी है। एक रखे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 0 हो जाएगा ना। अब 2 रखे तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 दूनी के 4 माइनस 1 नहीं 3 है। देखो दोनों बराबर ही नहीं है, यानी कि फिर यह यहाँ रोले का प्रमेय नहीं लगने वाला है, नहीं लगने वाला जी, यहाँ रोले का प्रमेय तो ना लगने वाला है। अब यही कारण देंगे हम, ये चीज दिया है इसलिए एफ 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तथा एफ 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 दूने के 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। अब आप ये मत कहने लगिएगा कि सर वो जो बहुपद था तो काहे नहीं लिख रहे। अरे भाई हमको ये बताओ आप लोग कि किसी मतलब रोले का प्रमेय कब लगेगा, जब तीनों शर्त फॉलो करेगा तो, और कोई एक नहीं हो तो वही ना रीजन देंगे, जो है वो काहे के लिए दें। देख रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं है, लिखेंगे यहां f1 बराबर नहीं है f2, इसलिए यहां रोले का प्रमेय लागू नहीं होगा। आप कॉन्सेप्ट सीखो, लिखावट पे प्लीज मत जाना आप लोग, बहुत बुरा लगेगा हमको। मैथ है ना, कहा साफ साफ लिखे, बस देख लो रोले का प्रमेय यहाँ नहीं लागू होने वाला है। चलिए अगला, अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, किताबों तो देख लीजिए ठीक रहेगा, मिटा रहे इसको। कह रहा है कि यदि f सच डेट -5 यानी एक फलन है जो कुछ इस तरह से है, ये है, यानी इस अंतराल से रियल नंबर तक है, और f डैश किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है, f डैश किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है, नहीं है शून्य, तो कह रहा है तो साबित कर दीजिए कि f डैश ये नहीं f-5 बराबर नहीं हो सकता है f5। जरा सोचो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कह रहा है कि f डैश x 0 है ही नहीं। ये कब होता है, रोले के प्रमेय के हिसाब से देखें तो f डैश x 0, वही c यहाँ पे रखते हैं ना, तो वो 0 तभी होता है जब पहले के लिए फलन का मान और दूसरे के लिए फलन के मान के क्या हो, बराबर हो। यानी कि जो पहले अंतराल के लिए है, माने पहले वाले मान के लिए फलन का जितना मान है दूसरे के लिए उतना ही है, तबे उसमें कोई ऐसा बिंदु होगा जिसके लिए फलन का मान 0 होगा। लेकिन ऐसा कह रहा है कि कोई ऐसा बिंदु नहीं है जिस पर 0 हो, तो सिंपल सी बात है किस पर ये मान बराबर नहीं होंगे, नहीं होंगे, साबित करना है। आइए करते हैं, आइए आइए, ठीक है, ये है, और ये कह दिया इसने कि ये संतत फलन है, यह एक संतत फलन है, एक संतत फलन है। लिखेंगे चूंकि f सच डेट एक संतत फलन है, संतत फलन है, इसलिए मध्यमान प्रमेय से, अब अगर हम मध्यमान प्रमेय से चलते हैं
सोचिए अगर हम मध्यमान प्रमेय से चलेंगे तो क्या कहानी बनेगी, बनेगी एफ डैश एक्स। सी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सी भी लिख सकते हो, कंफ्यूज मत होइएगा। एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा एफ ए सॉरी एफ बी माइनस एफ ए। हमारे पास यहाँ ए क्या है -5 है और बी क्या है 5 है, ये बात समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये मान हम यहाँ पुट कर दे सीधे, जी सर ठीक रहेगा। तो एफ बी यानी दूसरा 5, एफ ए यानी पहला -5 बट्टा बी 5 माइनस ए -5, ठीक, ये हो गया। क्लियर है सब लोग, आगे बढ़ते हैं। एफ डैश एक्स जो है ये नहीं है 0, याद रख लीजिए। तो इसका मान हम क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स जो है ये 0 नहीं है, इसका मान क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो क्या देखिए एफ डैश एक्स का मान हो गया, सीधे सीधे पे लिख देगा बराबर नहीं है जी 0। देखो कह रहा ना कि एफ डैश एक्स बराबर नहीं है 0, तो लिख दिए उसी के बदले। आगे बढ़ जाइए। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा f5 माइनस f -5 बट्टा माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा जी 10 बराबर नहीं है 0। तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए तो क्या आएगा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो आ जाएगा f5 माइनस f -5 बराबर नहीं है 10 में 0 से गुना होगा 0, ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। तो इसलिए ये बात साफ साफ साबित हो गई कि f -5, इस वाले को इधर लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं किसी को किधर लिखो, ये माइनस में रहेगा तो प्लस में, बराबर नहीं है f5। प्रूव्ड, साबित हो गया, कोई दम नहीं था सवाल में। नोट कर लीजिए, मध्यमान प्रमेय से चले, ये चीज आया और कह रहा था 0 नहीं है तो रख दिया बराबर 0 नहीं है, यहाँ जोड़े 10 गुना किया तो बराबर नहीं है 0, फिर ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो बस इधर उधर लिख लिए हैं, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आपको पता है ये बात। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है माध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। फिर अगला सवाल एक और है, उसके लिए भी कह रहा है कि मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए, मिटा रहे इसको, चौथा और पांचवा। चलिए मध्यमान प्रमेय सत्यापित करना है, आपको पता ही है कि मध्यमान प्रमेय में क्या कहता है। चौथा सवाल दिया है, देखिए क्या दिया आपको 4 में, जहां मध्यमान प्रमेय हमें सत्यापित करना है। अंतराल ए बी में कह रहा है कि एफ एक्स बराबर, तुमको हम दे रहे हैं एफ एक्स दिया x² माइनस 4x माइनस 3, x² माइनस 4x माइनस 3। ए का मान जो दिया गया है वो है 1 और बी का मान दिया गया है 4, मान 1 बी का मान 4। देखिए कौन है, बहुपद है, तो फटाफट लिख लीजिए, लिखेंगे चूंकि एफ एक्स एक बहुपद है या एक बहुपदीय फलन है, इसलिए यह अंतराल 1-4 में संतत तथा अंतराल 1-4 में अवकलनीय होगा, होगा ना। देखिए बहुपद तो हर एक बिंदु पर संतत और अवकलन होते हैं, तो सोचना ही नहीं है, बस ये फॉर्मेलिटी के लिख लेंगे कि इस अंतराल में जो अंतराल दिया उसमें। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पर हमें मध्यमान प्रमेय साबित करना है ना, तो यहाँ एफ ए बराबर एफ बी की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हम क्या करेंगे, सीधे सीधे क्या करेंगे, इन दोनों का मान निकालेंगे क्योंकि इसकी जरूरत है, नहीं हो निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी निकाल लो। एफ ए यानी 1 बराबर, तो रखिए 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 माइनस 3, तो 1 का वर्ग 1 माइनस 4 माइनस 3 7, 1 में से 7 जाएगा -6। F4 क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 4 माइनस 3, 4 चौके 16 माइनस 4 चौके 16 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा -3। तो ये हो गया जी। अब मध्यमान प्रमेय के लिए
ये बात मेंशन कर देते हैं कि मध्यमान प्रमेय के लिए हम लोग चल रहे हैं। तो मध्यमान प्रमेय के लिए क्या होता है, एफ डैश सी बराबर होता है एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। ये चीज रखते हैं और उसमें हम सी निकालते हैं, सी का मान उन दोनों के बीच होना चाहिए। जैसे ही होगा ये बात साबित हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ जाइए। एफ डैश सी, आप बताइए इसका डैश क्या होगा एफ डैश एक्स के लिए, तो 2x माइनस 4, सी रख दीजिएगा एक्स के जगह पर, तो हो जाएगा 2c माइनस 4 बराबर एफ बी, बी का मान देखिए तो कितना आया है, बी बी एन दूसरा वाला -3 माइनस एफ ए यानी पहला वाला कितना आया है -6 बट्टा बी माइनस ए 4 -1। आगे बढ़ेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 2c माइनस 4 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिख देगा यहाँ पर। तो 3 + 6 सॉरी -3 + 6 ये होगा 3, तो कितना आ जाएगा 3 बट्टा 3, 3 एकम 3 यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारे लिए 2c माइनस 4 बराबर 1 है, माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो हो जाएगा 2c बराबर 5। तो इसलिए c का मान कितना होगा 5 बट्टा 2 मतलब 2.5, इसके बीच में 2.5, हाँ सर इसी के बीच में है, तो बस लिख देंगे ये बात, जगह ही कम पड़ जा रहा है। लिखेंगे यहाँ 5 बट्टा 2 बिलोंग टू 1 4, अतः आगे उसके बीच में, और जैसे ही आएगा यही बात तो माध्यमान प्रमेय में बताया गया था हमें, अतः माध्यमान प्रमेय सत्यापित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग ने कर लिया, 5 भी वही है, माध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल इतना में, ठीक है, ए बराबर 1 बी बराबर 3 एफ डैश सी बराबर 0 के लिए इतना को ज्ञात कीजिए। चलिए 2 सवाल इसमें ना, कोई बात नहीं है बेटा। चलिए क्या दिया आपको इस बार, देखिए तो सब लोग, इस बार दिया x³ - 5x² - 3x, x³ - 5x² - 3x। ए और बी का मान देखिए क्या दिया है, ए का मान है 1, बी का मान है 3। देखिए बहुपद है, फिर वही बात फिर मिटा दी बेकार में ना लिखेंगे चूंकि fx एक बहुपदीय फलन है, इसलिए यह अंतराल 1 3 में संतत तथा अंतराल 1 3 में अवकलनीय होगा। याद रखिएगा, एक जगह समवृत्त अंतराल लिख रहे हैं, एक जगह विपरीत अंतराल लिख रहे हैं, अवकलनीय होगा। अब मान निकाल लीजिए, f 1 बराबर तो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 5 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 1, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1 तो 5, 3 एकम 3, तो 1 में से 8 को घट जाएगा, कितना होगा जी -7। f 3 बराबर रखिए 3 का क्यूब माइनस 5 गुने 3 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 3, तितरी के 9 9 27 माइनस तितरी के 9 9 5 45 माइनस तितरी के 9, घटा लीजिए फटाफट घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी 27 में से इतना में क्या करना है, घटा लेना है 45 को और 9 को, तो 45 और 9 कितना हो जाएगा जी 54 हो जाएगा।
तो -27 आ जाएगा ना, -27, ये हो गया F3। मध्यमान प्रमेय के लिए लिखते हैं, मध्यमान प्रमेय के लिए अब अगर मध्यमान प्रमेय के लिए चलते हैं तो एफ डैश सी बराबर का होता है एफ बी माइनस एफ ए बट्टा बी माइनस ए। आगे बढ़िए, एफ डैश सी यहाँ से सी के फॉर्म में निकाल लीजिए, एक्स के फॉर्म में यह सी के, तो हो जाएगा 3c² माइनस 5 दूना 10 सी, देखिए 5 दूना 10 सी माइनस 3, एक्स तो खत्म हो जाएगा, पहले निकाल लीजिएगा, एक्स की जगह पे सी लिख लीजिएगा, एफ बी दूसरा -27 माइनस एफ ए -7 बट्टा बी माइनस ए 3 माइनस 1, कितना हो जाएगा यह, माइनस माइनस प्लस, -27 प्लस तो -20 बट्टा 2 10। आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 3c² माइनस 10c माइनस 3 बराबर -10, ये माइनस में रहेगा तो प्लस में, तो हो जाएगा 3c² माइनस 10c प्लस हो जाएगा तो प्लस 7 बराबर 0, 7 3 के 21 से लाना है, गुणनखंड हो जाएगा तो हो जाएगा 3c² माइनस 3c माइनस 7c प्लस 7 बराबर 0, गुणनखंड कर रहे हैं, समझ रहे होंगे आप लोग, 3c कॉमन हो जाएगा तो कर लेंगे जी, 3c कॉमन हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ 3 तो कॉमन हो गया, सी कॉमन हो गया, सी माइनस 1 हो जाएगा, -7 कॉमन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा सी प्लस माइनस माइनस 7 एकम 7 बराबर में 0। तो यहाँ और आगे बढ़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा सी माइनस 1 और एक हो जाएगा 3c माइनस 7 बराबर 0, इसलिए जो c का मान आएगा वो यहाँ से मिलेगा 1 और यहाँ से मिलेगा 7 बट्टा 3, सी का मान, ये दोनों के दोनों इसके बीच में है, देखो तो एक एक तो हटा ही दो ना, क्योंकि एक तो उसी पर पड़ गया, तो एक को कोई ना कोई होगा, ये देखो 7/3, 7/3 यानी कि मतलब 2 दशमलव कुछ आएगा, तो इसके बीच में होगा, हाँ तो बस यही बात हम लिख देंगे, कोई भी एक आएगा जरूर बोले थे ना, लिखेंगे यहाँ 7 3 बिलोंग टू कितना 1 3, इसलिए या अतः या तो मध्यमान प्रमेय सत्यापित होता है। हो गया, समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए इसमें एक और एक्स्ट्रा सवाल है, उसको भी कर लेते हैं, नोट कर लो आप लोग फटाफट। कर एफ डैश सी बराबर 0 के लिए इतना सी बिलोंग्स टू 1 3 को ज्ञात कीजिए। चलो जी, एफ डैश सी को 0 करेंगे तो मिटा दे, अगला सवाल करने वाले हम लोग। चलो जी, इसी में एक सवाल और है, कर एफ डैश सी बराबर 0 के लिए आप सी का मान बताइए क्या होगा। आइए समझते हैं, लिखेंगे कि अब एफ डैश सी बराबर 0 लेने पर, लो जी एफ डैश सी तो मिटा दिया, कोई ना फिर से यहाँ ले लेते हैं, और नीचे आएगा 3x² तो सी का स्क्वायर हो जाएगा ना, -10c -3 बराबर 0। चलो जी, द्विघाती सूत्र से तोड़ना पड़ेगा इसको ना, क्योंकि गुणनखंड तो होने वाला नहीं है इसका, करके देख सकते हो आप लोग, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से, तो द्विघाती सूत्र से चलेंगे तो सी बराबर का हो जाएगा -b का मान कितना है जी 10 है, माइनस में प्लस माइनस रूट अंदर b², तो -10 का स्क्वायर और -4a का मान 3 और c का मान -3, तो -3 बट्टा 2a, तो 2 गुना a का मान कितना है जी 3 है ना। अब इसको निकालना होगा हम लोगों को, आइए माइनस माइनस कितना हो जाएगा जी प्लस, तो प्लस माइनस रूट अंदर 100 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 बढ़ती
36 बट्टा में 3 दूना 6। तो कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा हम लोगों के लिए 10 प्लस माइनस रूट अंदर 136 136 बट्टा कितना आएगा 6। अब देखिए 136 का गुणनखंड अगर हम करते हैं तो निकलने तो वाला है नहीं है, इसका वर्गमूल तो होगा नहीं, फिर भी देखते हैं जहाँ तक हो सके। 2 छके 12, 2 अठे 16, 2 से कितने मरते हैं, 2 3 6, 2 चौके 8, 17 दूना 34, अब तो नहीं, यानी कि 2 रूट अंदर 17 हो जाएगा क्या। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग, बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस माइनस 2 रूट अंदर 17 बट्टा 6। 2 कॉमन कर सकते हो, 2 यहाँ से कॉमन करोगे तो 5 प्लस माइनस ये हो जाएगा रूट अंदर 17 बट्टा 2 से कट जाएगा कितने मर्त में, 3 मर्त में। तो इतना आएगा ना सी का मान। अब हमें ये बताना है कि ये इसके बीच में ही होगा, ये इसके बीच में ही होगा। देखते हैं थोड़ा, देखो ध्यान से, 5 प्लस माइनस मैंने ज्ञात करना है दोनों, रूट अंदर 17, रूट अंदर 17 का मान क्या होगा 4 दशमलव कुछ, सोचो सोचो 4 दशमलव कुछ होगा, होगा ना। तो हाँ सर 4 दशमलव कुछ हो जाएगा, मान लो थोड़ा 4 दशमलव कुछ भी मान लो अब थोड़ी देर के लिए, ठीक है। 4 दशमलव कुछ बट्टा में कितना है 3, तो कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 9 बट्टा 3 ना, 9 बट्टा 3, तीसरे के 9, 3 से ज्यादा हो जाएगा ना। और अगर माइनस लेंगे तो 5 में से घटाएंगे 4 दशमलव कुछ बट्टा 3, तो कितना आएगा 0.9 के आसपास आएगा। 3 से भाग देंगे तो 1 से कम हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम एफ डैश सी रख रहे हैं 0 तो फिर इसके बीच में तो आएगा ही नहीं। फिर ये सवाल क्यों भाई? देखो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इसका जो मान है अगर हम प्लस करते हैं तो वो 3 से बड़ा जा रहा है, माइनस कर रहे हैं तो 1 से छोटा जा रहा है, फिर उसके बीच में कहाँ से आएगा। यानी कि एफ डैश सी बराबर 0 जो है इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा जी, नहीं करेगा। ये जो है, ये जो मान है वो 3 से अगर प्लस रखेंगे, लिखेंगे चूंकि लिख देते हैं चूंकि, या लिख देते हैं कि यहाँ 5 प्लस माइनस रूट अंदर 17 बट्टा 3 अगर प्लस वाला ले लें हम लोग तो ये जो हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा किससे, 3 से। तथा अगर हम ले ले कितना 5 माइनस रूट अंदर 17 बट्टा 3 तो ये जो होगा छोटा हो जाएगा किससे, 1 से, यानी इसके बीच में कोई आ ही नहीं रहा है, लिख देंगे। अतः अतः 1 3 में कोई ऐसा सी नहीं है जिससे कि एफ डैश सी बराबर 0 हो। ये हो गया आंसर। थोड़ी देर के लिए तो लगा, थोड़ी देर के लिए लगा कि ज्ञात हो जाएगा, पर ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि अगर प्लस रख रहे तो 3 से ज्यादा आ रहा है, माइनस रख रहे तो 1 से कम आ रहा है, तो इसके बीच में कहाँ से आ रहा है, वो है ही नहीं। यानी कि इसके बीच में कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जिससे कि एफ डैश का मान का हो जाए, एफ डैश सी का मान का हो जाए 0 हो जाए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, आखिरी सवाल है यह। कर प्रश्न 2 में उपयुक्त दिए तीनों फलनों के लिए माध्यमान प्रमेय की उपयोगिता जांच कीजिए। सिंपल एकदम। देखिए शुरू के जो 2 फलन थे वो महत्तम पूर्णांक फलन है, और महत्तम पूर्णांक फलन जो होते क्या होते हैं, संतत ही नहीं होते हैं। संतत ही नहीं है, अवकलनीय नहीं है, तो फिर कहाँ से माध्यमान प्रमेय लगेगा। माध्यमान प्रमेय भी कब लगता है, जब संतत और अवकलनीय हो। तो दोनों पे तो ना लगने वाला, फिर भी लिखेंगे हम। ये 5वां सवाल था, नंबर 4 हो गया था ना। कोई ना, नंबर चेंज नहीं किए थे, सवाल चेंज कर लिए थे। चलो जी एक आखिरी सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। 6 का पहला एफ एक्स बराबर, पहला और दूसरा दोनों समझ जाइए, सेम ही है दोनों, खाली इसमें x जो है किससे बिलोंग कर रहा है, यही चेंज हो रहा है। पहले में जो x बिलोंग कर रहा है वो कर रहा है आप को दिया गया है 5 9 से, हो गया। हम जानते हैं कि एक महत्तम पूर्णांक फलन है और ये संतत और अवकलनीय नहीं होगा, लिखेंगे चूंकि एफ एक्स एक
महत्तम पूर्णांक फलन है, इसलिए यह ना तो संतत होगा ना ही अवकलनीय होगा। अतः यहाँ मध्यमान प्रमेय लागू नहीं होगा, यह इसकी उपयोगिता नहीं है यहाँ पर। ठीक, दूसरे में भी सेम बात आप लोग लिख लीजिए, बस अंतराल चेक कर लीजिएगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि महत्तम पूर्णांक फलन है दोनों। समझ रहे होंगे आप लोग, नोट कर लीजिए दोनों के लिए, पहले के लिए भी दूसरे के लिए भी। तीसरा देख लीजिए, तीसरा जो है एक बहुपद है। तीसरा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, अंतराल का दिया जी 1 2। चलो जी, मध्यमान प्रमेय क्या कहता है कि अगर फलन अवकलनीय संतत है तो फिर उस पर मध्यमान प्रमेय लागू होगा ही होगा। उसमें ये कहीं नहीं कहा गया है कि एफ ए बराबर एफ यू, रोले में कहा गया था। तो फिर ये तो बहुपद है, अब बहुपद है तो संतत भी होगा अवकलनीय भी होगी, नहीं कि मध्यमान प्रमेय यहाँ लागू होगा। लिखेंगे चूंकि एफ एक्स एक बहुपद है या एक बहुपदीय फलन है, इसलिए यह अंतराल 1 2 में संतत तथा अंतराल ए बार बार लिखा जा रहा है ना, 1 2 में अवकलनीय होगा। अतः यहाँ यानी इस फलन पर मध्यमान प्रमेय की उपयोगिता है या लागू होगा। हो गया आंसर, यानी कि तीसरे में मध्यमान प्रमेय लागू हो जाएगा क्योंकि ये संतत है अवकलनीय है, बहुपदीय फलन है। तो और शुरू वाले दोनों ना संतत थे ना अवकलनीय थे, कोई भी गुना होते तो हो जाता। चलिए जी, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।